हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब देखे थे, अब देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वैसा प्रतिबिंब जो प्रकाश के किरणों के अपवर्तन या परावर्तन के बाद किरणों के काल्पनिक कटान अर्थात किरणों के आगे पीछे करने पर बनती हुई प्रतीत होती है, उससे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। जो यहाँ पे फिगर आप लोग को दिख जाएगा, बनाया गया है फिगर। हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे हम एक पोल ले लिए, ठीक है। यहाँ पे हम एक पोल ले लिए और यहाँ पे हम कोई वस्तु रखें। यहाँ पे हम ओ ए कोई एक वस्तु रखे हैं और ओ ए को यहाँ से हम लोग मिला रहे हैं, पोल पर रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश आती है। प्रकाश आती है तो कैसे कटती है देखिए आप लोग, एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी। तो यहाँ से हम लोग सेंटर, ये सेंटर हुआ, ये फोकस हुआ और यहाँ पे ये ओ है, ए ओ एक वस्तु रखा गया है। तो हम लोग का प्रतिबिंब क्या बोल रहा है यहाँ पे? यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनती है। और ये यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखिए, वैसा प्रतिबिंब जो प्रकाश के किरणों के अपवर्तन या परावर्तन के बाद किरणों के काल्पनिक कटान अर्थात किरणों के आगे पीछे करने पर बनती हुई प्रतीत होती है। तो किरणों को आगे पीछे करने पे बनती हुई प्रतीत होती है, तो यानी हम लोग यहाँ पे ये किरणें हैं, इसको हम लोग आगे पीछे करेंगे। ये पहले इधर है फिर इधर किए, यानी आगे पीछे कर रहे हैं। तो ये इसका प्रतिबिंब जो है देखिए कैसे बन रहा है। इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पे डॉट डॉट टू, क्योंकि ये कहाँ बनेगा, ये हमेशा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और इसे हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। आई हुआ यहाँ पे और ये बी हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी हम, यहाँ पे ये सेंटर है ओ सॉरी ये सेंटर है ओ ए, हम लिए एक वस्तु और इसको हम पोल पर रखे हैं। तो ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश हम पहले यहाँ पे रखे हैं, तो ये सेंटर और फोकस से बीच से होकर जा रही है। और फिर यहाँ पे हम लोग रखे हैं प्रकाश इधर, यानी आगे पीछे कर रहे हैं। तो फिर दोबारा में इसका जो प्रकाश है वो फोकस से होकर जा रही है और इसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है। जो यहाँ पे दिखाया गया है प्रतिबिंब आई बी, वस्तु लिए हैं ओ ए और प्रतिबिंब बन रहा है आई बी, जो एकदम बिल्कुल ही सीधा है। यही फिगर हम यहाँ पे बनाए हैं, जो आप लोग देखिए अच्छा से। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, और हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसका आंसर है वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। कौन कौन? एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिख लिए, एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब लिख लिए, बीच में यहाँ पे लाइनिंग खींच दिए। तो हम लोग यहाँ पे 4-4 इसका आंसर देंगे। चूंकि ये 3-3 नंबर में 2 नंबर में पूछेगा तो हम लोग को 3 ही इसका अंतर बता देना है, उसमें मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे 4। फर्स्ट नंबर वास्तविक प्रतिबिंब का फर्स्ट नंबर में है वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। लेकिन सेकंड में है काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। उसके बाद है वास्तविक प्रतिबिंब में 2 नंबर में यह हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में यह हमेशा सीधा बनता है। 3 नंबर में है वास्तविक प्रतिबिंब में इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
वास्तविक प्रतिबिंब में 4 नंबर में यह हमेशा ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा धनात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, विपरिवर्तन। विपरिवर्तन क्या होता है? वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने क्षैतिज अक्ष के परितः, अपने क्षैतिज अक्ष के परितः मतलब क्षैतिज अक्ष के चारों तरफ, क्षैतिज अक्ष के अनुसार 180 डिग्री के कोण पर घूम जाती है। अर्थात वस्तु के ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपर वाले भाग में बना हुआ प्रतीत होता है, उसे हम लोग विपरिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे क्षैतिज अक्ष क्या होता है? क्षैतिज अक्ष इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और उदग्र अक्ष इसको कहते हैं वर्टिकल को। तो ये कह रहा है क्षैतिज अक्ष के परितः, क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर झुक जाता है, घूम जाता है। 180 डिग्री ऐसे होगा और उदग्र में 180 डिग्री ऐसे होगा। तो अगर हम कोई वस्तु यहाँ पे रखते हैं, कोई वस्तु, तो ये नीचे वाले भाग में बना हुआ प्रतिबिंब बना हुआ प्रतीत होता है, और अगर हम वस्तु को नीचे रखते हैं तो ये ऊपर वाले भाग में बना हुआ प्रतीत होता है। कब? विपरिवर्तन की घटना में। विपरिवर्तन में कोई भी वस्तु को हम ऊपर रखेंगे तो ये नीचे बना हुआ प्रतीत होगा। किसके कारण? क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाती है, इसके कारण। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसका। देखिए यहाँ पे इसका विपरिवर्तन का यहाँ पे डेफिनेशन है। ये जो है ये हम लोग का क्या है? क्षैतिज रेखा है, जो इस प्रकार से डॉट डॉट टू दर्शाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे फिगर, अगर ऊपर हम कोई वस्तु रख रहे हैं तो ये नीचे बना हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसको हम लोग विपरिवर्तन कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है? वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाती है। यानी यहाँ पे पार्श्व विपरिवर्तन में उदग्र अक्ष के परितः घूम रही है, और विपरिवर्तन में क्षैतिज अक्ष के परितः घूम रही है। यहाँ पे यही हम लोग ध्यान देंगे, बाकी सब उसी तरह से है। यहाँ पे जिसके कारण दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में और बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में बना हुआ प्रतीत होता है, उसे हम लोग पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। और उसमें था ऊपर का प्रतिबिंब नीचे और नीचे का प्रतिबिंब ऊपर बना हुआ प्रतीत होता है, जबकि इसमें है बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में और दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में बना हुआ प्रतीत होता है। जो यहाँ पे फिगर दिया गया है, आप लोग देखिए, ये क्या है? ये एक उदग्र अक्ष है, वर्टिकल है। जैसे यहाँ पे है, ये वर्टिकल है। यहाँ पे हम कोई वस्तु रख रहे हैं राइट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड में बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखेंगे तो ये राइट साइड में बना हुआ प्रतीत होगा, जो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण तो बहुत इम्पोर्टेंट है। दर्पण का डेफिनेशन होता क्या है, यहाँ पे दिया गया है। जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करती है उसे हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। दर्पण वैसा, ये जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे उसे हम दर्पण कहेंगे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए यहाँ पे दिया गया, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परावलयीय दर्पण। अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण का यहाँ पे फिगर है, ऐसे है, देखिए आप लोग, समतल दर्पण का है। और ये परावलयीय दर्पण का है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का फिगर ऐसे है एंड उत्तल दर्पण का फिगर ऐसे है। आप लोग अच्छा से देखिएगा और नोट कीजिएगा। ये सारे नोट्स जो हैं हम आप लोग को इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में, और वहाँ से आप लोग PDF नोट्स कर सकते हैं। PDF वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से नोट्स एक तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा से आप लोग नोट्स बना सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं।
समतल दर्पण फर्स्ट नंबर में है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, प्लेन मिरर, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। देखिए इसका फिगर इस प्रकार से, ये समतल, ये कोई पोल है एम डैश, आप लोग को हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छा से देखिए और समझिए फिगर को। इसमें कुछ नियम है समतल दर्पण के, कुछ यहाँ पे नियम है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, इसमें वस्तुओं की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई लगभग समान होती है। यानी यहाँ पे OA एक वस्तु रखा गया है, देखिए यहाँ पे फिगर में OA एक वस्तु रखा गया है और यहाँ पे प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, पर्दा के पीछे बन रहा है। BI जो वस्तु के बिल्कुल समान है, उसका प्रतिबिंब, जितना लंबाई में वस्तु है उतना ही लंबाई चौड़ाई में प्रतिबिंब भी बन रही है। इसके बाद इसका आवर्धन यानी M, आवर्धन जो है वो +1 होता है। यह पार्श्व विपरिवर्तन की क्रिया को दर्शाती है। समतल दर्पण में +1 का क्या अभिप्राय है? यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। समतल दर्पण में +1 का अभिप्राय दर्पण के आवर्धन से है। दर्पण समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई सदैव क्या होगी? समान होगी, जो अभी अभी हम लोग देखे भी हैं। तथा इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, जिसके कारण इसे +1 द्वारा निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के मुख्य उपयोगों को लिखें। समतल दर्पण के मुख्य उपयोग कौन कौन से हैं? यहाँ पे 3 उपयोग है। इसका उपयोग घरेलू कांच के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग स्क्रीन, गलियों में प्रकाश के परावर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पैरोथोस्कोप बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है, यानी खोखला गोला, उसमें कुछ भी ना हो, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। जो यहाँ पे फिगर आप लोग को दिख जाएगा, इतना दूर तक बाहर से ही ऐसे ऐसे किया गया है, फिर इतना दूर से ऐसे ऐसे अंदर से किया गया है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं हम लोग देखे हैं वहाँ पे। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई होती है, यानी यहाँ से ये धसी हुई है, अंदर धसी हुई है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इस दर्पण को अवतल दर्पण बोलेंगे। जो फिगर यहाँ पे M1, M' और M दिया गया है। उत्तल दर्पण देखेंगे, जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, यानी उभरी हुई होती है, उठी हुई होती है, उसे हम लोग उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। यहाँ पे फिगर दिया गया है। उसके बाद है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को उस दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम फिगर बनाकर आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे ये एक खोखले गोले का एक गोलीय दर्पण है, फिर यहाँ से अंदर से ये लिया गया है। चूंकि गोलीय दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के यहाँ पे मेल को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण का होगा, ये अवतल दर्पण का होगा और ये उत्तल दर्पण का होगा। और इसमें जो बीच में एक सेंटर होता है, इसी सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। अब ध्रुव देखेंगे, ध्रुव क्या होता है?
गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे इंग्लिश में पोल कहा जाता है। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे ये वाला जो भाग होता है इसी को हम लोग, इसमें जो बीच वाला ये वाला पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट, इसी को हम लोग पोल यानी ध्रुव कहते हैं। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या क्या होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के दूरी को अर्थात गोले की त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं, ये हम लोग का ये पोल हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे ये सेंटर हुआ वक्रता केंद्र, और यहाँ के मेल अगर हम इसको मिला देते हैं, इसी को तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। यानी सिंपली मैथ के भाषा में जो वृत्त की त्रिज्या होती है, जो गोले की त्रिज्या होती है, उसी के हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका फिगर यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देखिए अच्छा से इसके फिगर को। मुख्य फोकस इसके बाद देखना है हम लोग को। मुख्य फोकस क्या होता है, दर्पण के वक्रता केंद्र से, दर्पण ये जो दर्पण है इसके वक्रता केंद्र से फोकस तक ध्रुव से होते हुए, फोकस तक ध्रुव से होते हुए, ठीक है, गुजरने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे फिगर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये एक दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, यहाँ पे ये पोल है, यहाँ पे ये सेंटर है, और यहाँ पे ये फोकस है। यानी कह रहा है दर्पण के वक्रता केंद्र से, दर्पण के वक्रता केंद्र से फोकस तथा ध्रुव से होते हुए गुजरने वाली रेखा, फोकस और ध्रुव से होते हुए गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ऐसे है, ये वाला नहीं है, यहाँ पे तो ये दर्पण के पीछे हो जाएगा। गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य फोकस क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन। मुख्य फोकस गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें दर्पण पर परावर्तक के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे फिगर में हम बता रहे हैं आप लोग को, ये कोई दर्पण है, और यहाँ पे ये सेंटर हुआ, ये फोकस हुआ, और ये पोल हुआ, और इधर से कोई यहाँ पे किरण आ रही है, किरण आकर और ये टकरा कर, ये पोल पर टकरा कर और ये फोकस को क्रॉस करते हुए जा रही है। तो इसी को हम लोग, ये दर्पण का नाम हम दे दिए एम डैश, और यहाँ पे ये पोल है, और यहाँ पे ये फोकस है, यहाँ पे सेंटर है। कोई किरण यहाँ से आ रही है और दर्पण पे टकरा कर ये मुख्य फोकस को क्रॉस करते हुए जा रही है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। द्वारक, द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको हम लोग द्वारक कहेंगे। फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहेंगे। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से, यानी ये जो है ये मुख्य फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसका फिगर देखिए आप लोग। उसके बाद है सिल्वरिंग यानी कलई। कलई क्या होती है, यहाँ पे दिया गया है, दर्पण पारदर्शी कांच का बना होता है। कांच के पारदर्शी होने के कारण इसके एक भाग को कलई कर दिया जाता है, ताकि प्रकाश के किरणों का परावर्तक हो सके। उसे हम लोग सिल्वरिंग यानी कलई कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आज का क्लास आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ यहाँ पे थ्योरम को प्रूफ करेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे चैप्टर 1 यानी प्रकाश के परावर्तन में। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।
ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।